नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दिस लेक्चर इज डेडिकेटेड टू persons who are preparing for AO airport operations as well as who are preparing for the both examinations AO as well as ATC। मतलब जो दोनों में अपना हाथ मारना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो स्पेशली AO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। इस टॉपिक में से टोटल आपके 12 क्वेश्चंस आते हैं आपके एविएशन रिलेटेड नॉलेज पे। ठीक है, तो इस पे मतलब ये मेरा दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर मैंने बहुत पहले लिया था, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। दिस इज योर सेकंड लेक्चर। इसमें हम कवर करेंगे अभी फंक्शंस ऑफ इमिग्रेशन, कस्टम्स एंड हेल्थ एट एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट पे कस्टम्स का भी एक स्टाफ रहता है, इमिग्रेशन का रहता है, हेल्थ का भी रहता है। तो उनके क्या काम है, क्या पर्पज है एयरपोर्ट पे ये सब चीजें रखने की। सो विल डिस्कस अबाउट दैट। सो इमिग्रेशन का देखो क्या काम है। इमिग्रेशन हमेशा एक डिपार्टमेंट है भारत सरकार के, उसमें कर्मचारी अधिकारी रहते हैं। दे विल चेक वेदर एक पर्सन कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडिया कंट्री और पर्सन हु इज गोइंग फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, उनके पास वीजा वगैरह है, उनकी पूरी चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो पासपोर्ट कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है किसी किसी एयरपोर्ट पे। इनको बॉर्डर कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। फॉरेन से इनकमिंग आउटगोइंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको चेक करने का पूरा काम है। ठीक है, जैसे कि कोई आदमी बाहर से आया है और उसके पास में वैलिड डेट का हमारे पास पासपोर्ट नहीं है या वीजा नहीं है, तो वो लोग एयरपोर्ट पे उसको रोक देंगे, बाहर नहीं निकलने देते, टर्मिनल बिल्डिंग से अपने पास रोक के रखते हैं। ठीक है, जब तक उसको फर्दर कुछ क्लियरेंस नहीं मिल जाता है या फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट अपने प्रूव नहीं कर देता है। ठीक है, इससे मतलब पता चलता है कि कोई भी फालतू का आदमी हमारे देश में नहीं घुस सके। ऑथेंटिक पर्सन की एंट्री हो एयरपोर्ट के थ्रू, या फिर एयरपोर्ट के थ्रू किसी को रोकना है, जैसे कि नीरव मोदी और अपना ये था, इसको रोकने का आया था कि भाग रहा है भारत से, उसने पूरे मतलब बैंक को वो कर दिया है, पैसा लेके कर्जा लेके भाग रहा है। तो उस पर क्या आया था कि इमिग्रेशन को बोला गया था कि वो जिस भी एयरपोर्ट से जाएगा तो उसका पासपोर्ट तुरंत सीज कर दिया जाए। तो इमिग्रेशन का ये काम है, इनपुट आउटपुट जो होते हैं बाहर से आना जाना, उन लोगों को कंट्रोल करना, उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना। ठीक है, तो यही इसका फंक्शन है। इससे ज्यादा आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज देखते हैं, कस्टम्स का क्या काम, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द कस्टम ऑफिसर्स। कस्टम जो होते हैं एक भारत सरकार का ही डिपार्टमेंट है। ये लोग क्या करते हैं, ये सीमा शुल्क वसूलते हैं। ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं सीमा शुल्क डिपार्टमेंट भी होता है ये सीमा शुल्क। ये लोग क्या करते हैं कि जो भी मतलब कि कार्गो सामान है, जैसे मेरे पास में एक ट्रॉली बैग है, मैं जा रहा हूँ दुबई घूमने के लिए 5 दिन के लिए, मैं वापस आ रहा हूँ, तो एक लिमिट है, सर्टेन लिमिट, उससे ज्यादा यदि लगेज है, उस केजी से ज्यादा, जैसे मान लो 50 केजी लिमिट, यदि मेरे पास 50 केजी से ज्यादा लगेज है, देन दे विल चार्ज कि आपको मतलब कि पैसा देना पड़ेगा, आप इतना ज्यादा सामान लेके जा रहे हो। पहली चीज। दूसरी चीज है कि जो कार्गो के हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, कुछ होते हैं पैसेंजर एयरक्राफ्ट, कार्गो मतलब जिनके अंदर सामान लेके जाया जाता है, जैसे कि कोई हो सकता है कोई मतलब कि कोई टेक्नोलॉजी के कुछ पार्ट लेके जा रहा है, कोई मेडिसिन लेके जा रहा है, समवन इज टेकिंग फ्रूट्स फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री, तो वो उनके जो कंटेनर्स होते हैं जिनमें रखा जाता है, वो उनकी मतलब कि वो चेकिंग करते हैं कि इसमें फ्रूट्स है या फिर कोई स्मगलिंग का सामान है या कुछ भी है। ठीक है, साथ ही साथ में जैसे कि मान के चलो आप दुबई गए, वहां से क्या लेके आ गए, सोना लेके आ गए दुबई से खरीद के। ठीक है, तो वहां पे सस्ता सोना मिलता है, यहाँ पे इंडिया में महंगा है, तो उससे क्या होगा कि हो सकता है आप सोने की स्मगलिंग कर रहे हो। तो ये लोग क्या करेंगे, उसकी चेकिंग करते हैं कि आप गए थे, तो एक फॉर्म भरवाते हैं ना, ये लोग आपसे प्रोडक्ट डिटेल फॉर्म भरवाते हैं। आपने यदि कुछ चीज पहले तो आप जाओगे तब भरवाएंगे, आपके पास कितना पैसा है, क्या लेके जा रहे हैं आप, क्या लेके आते टाइम भी पूछेंगे क्या लेके आए हैं, कितना पैसा है, कहाँ कहाँ खर्च हो गया। यदि आप बताओगे मैं एक एप्पल का फोन लेके आ गया हूँ वहां से, तो उसका बिल बताओ कहाँ पे है। तो ठीक है, तो वो सब चीजें देखते हैं ये ना, क्योंकि ये नहीं चाहते कोई भी ऐसा चीज हो जो फर्जीवाड़ा हो ना, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान हो जाए। ठीक है, यदि कोई मतलब कि ज्यादा सामान है आपको भेजना है या फिर किसी ने मंगवाया है, आपको मतलब लिमिट है भाई 2 मोबाइल आप ला सकते हो, यदि किसी के पास 4 मोबाइल है तो उसको ये लोग जब्त कर लेंगे, या फिर आपको कुछ उसका बिल दिखाना पड़ेगा, उस पर जो चार्जेस है, फीस है, वो सब इनको देनी पड़ेगी, तब ये लोग आपको अलाउ करेंगे। सो दिस इज द ड्यूटी फॉर कस्टम्स, मतलब आपके साथ आपके शरीर के अलावा जो भी सामान जा रहा है उस पर निगरानी रहती है इन लोगों की। नाउ विल डिस्कस अबाउट द हेल्थ एट एयरपोर्ट। हेल्थ का तो सीधा सीधा मतलब है, ज्यादा डीप में सवाल आ नहीं सकता है। हेल्थ वालों का मतलब है कि कोई भी पैसेंजर, कोई भी पायलट, एटीसी जो भी है एयरपोर्ट के ऊपर, उन सब की हेल्थ की सबसे पहले तो उनका देखभाल करना इनका काम है। दूसरा काम इनका ये है कि जब कोई इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है, मान लो यहाँ से अमेरिका के लिए जाने के लिए मतलब 8-9 घंटे की फ्लाइट होती है। ठीक है, तो पैसेंजर से एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है कि भाई मेरी हेल्थ जो, जैसे अभी कोविड के टाइम भरवाते हैं ना कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हूं, मैं कंटेनमेंट जोन में नहीं रहता हूं, लाइक दैट देर आर सम डिक्लेरेशंस। इसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म्स पैसेंजर से लेता है, एयरलाइन से लेता है, उसके बाद वो अलाउ करता है। उसके बाद
ये लोग क्या होगा, इमिग्रेशन वाले जो पेपर रहेगा उस पर ठप्पा लगा देते हैं अपना, ठीक है, अपनी सील लगा देंगे कि दिस एयरक्राफ्ट इज क्लियर, इसके जितने भी पैसेंजर्स है दे आर क्लियर फॉर इमिग्रेशन। कस्टम वाले भी उस पर अपनी सील लगा देंगे, सिग्नेचर कर देंगे उसी फॉर्म के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्थ वाले कर देंगे कि इस पे मतलब हो चुका है। वो तीनों साइन होने के बाद वो फॉर्म आता है एटीएस कॉम्प्लेक्स, एयर ट्रैफिक सर्विस कॉम्प्लेक्स, जहां पे एटीसी होता है, एयरड्रोम रिपोर्टिंग ऑफिसर, एटीसी ही रहता है वहां पे। उसके पास ये फॉर्म आता है, वो देखता है कि हाँ तीनों लोगों ने क्लियर कर दिया है, देन आफ्टर एटीसी उस पर सील लगाता है, तो फाइनल क्लियर हो जाता है एयरक्राफ्ट ना। उसके बाद उसको पुशबैक दे सकते हैं, टेक ऑफ उसका हो सकता है। तो ये तीनों मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी सिचुएशंस में मान लो किसी के प्लेन के अंदर जब लैंडिंग होने वाली थी या फिर आ रहा था रास्ते में, उसके हार्ट अटैक आ गया, किसी के कुछ पेट में दर्द हो गया, कुछ भी हो गया, तो एयरक्राफ्ट लैंड होगा, लैंड होने के बाद हम हेल्थ वाले को बता देते हैं एटीसी कैसे ऐसे है। तो उसके बाद में क्या करता है, वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपना जिस एयरक्राफ्ट जहां पे एयरक्राफ्ट पार्क होगा उसी पार्किंग वे पे एम्बुलेंस या फिर जो भी उसको ट्रीटमेंट चाहिए वो पूरे किट वगैरह लेके तैयार रहता है। दिस इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ इमिग्रेशन, कस्टम एंड हेल्थ। आपको यही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी एंड रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज एट एयरपोर्ट, ठीक है। एयरपोर्ट पे क्या है कि जैसे मैंने बताया इमिग्रेशन, कस्टम, हेल्थ वाले होते हैं, साथ ही साथ में सिक्योरिटी वाले लोग भी होते हैं, रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज वाले भी लोग होते हैं। तो उनका क्या काम है, उनको क्यों नियुक्त किया जाता है वहां पे? क्योंकि नॉर्मली जैसे आप बस स्टैंड पे जाते हैं, कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं है, आपने टिकट ली, बैठो चलो। वाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड रेस्क्यू फायर फाइटिंग सर्विसेज एट एयरपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो देखो बस में कोई बैठ गया, किसी ने मान लो कुछ चीज लेके चला गया, पता चल गया बस के अंदर बॉम्ब है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, बस को तुरंत रोक के सब लोग इधर उधर भाग जाएंगे उतर के सड़क पे। लेकिन एयरक्राफ्ट के अंदर ऐसा हो जाता है, इफ समवन इज कैरिंग बॉम्ब इन हिज बैग, ओके, और ऊपर जाके हवा में पता चलता है कि देयर इज वन बॉम्ब इन द बैग, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, बम फटेगा। तो सबसे पहला काम ये कि उस बम को एयरक्राफ्ट तक पहुंचने से रोका जाए, इसलिए वहां पे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी लगाई जाती है। तो इसमें बेसिकली देखो, या तो आपकी सीआईएसएफ वाले होते हैं, 90% सीआईएसएफ वाले लोग ही होते हैं हर एयरपोर्ट पे। कुछ कुछ एयरपोर्ट है जहां पे अभी भी मतलब कि पुलिस काम करती है। पहले आज से 10 साल पहले की बात करें तो पुलिस ही काम करती थी सिक्योरिटी का, लेकिन अभी क्या है 90% जगह सीआईएसएफ है। सीआईएसएफ क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अब आपका आता है ये क्या क्या काम करते हैं, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाओगे सबसे पहले टिकट चेक करेंगे आपकी, फिर आईडी देखेंगे कि हाँ भाई ये आदमी ही मंजीत यादव है, ठीक है, इसकी टिकट भी है, ठीक है, तो बोलेंगे चलो ठीक है, आपके पास ऑथेंटिक हो, आपका जो पहचान पत्र रहेगा, योर आईडी दे विल मैच योर फेस, अच्छा यही आदमी है, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, ये ऑथेंटिसिटी चेक हो गई है ना मेरे फेस वगैरह मैच करके, देन दे विल सी दैट स्कैनिंग ऑफ गुड्स, कि जो आपके सामान आप लेके जा रहे हैं, जैसे मैं अपना ट्रॉली बैग लेके जा रहा हूँ, सो दे विल चेक माई ट्रॉली बैग। कैसे चेक करेंगे, दे विल एक्सरे स्कैन करेंगे, स्कैन विद द हेल्प ऑफ एक्सरे स्कैनर, ठीक है, उसमें से पास करेंगे, उसमें देख लेंगे कि कोई उनके पास पूरा एक ट्रेनिंग होती है प्रॉपर कि इसमें मेटल होगी तो ऐसा दिखेगी, कोई स्मगलिंग की सामान जैसे ड्रग्स वगैरह होगा तो उसके लिए रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा, उनका पूरा एक ट्रेनिंग सिस्टम होता है। दे विल चेक विद देयर प्रोसीजर्स, वो चेक करेंगे। उसके बाद आता है कि ये लोग फ्रिस्किंग करते हैं पैसेंजर की, जैसे कि पूरा मेटेलिक आइटम निकलवा देते हैं, जेब में से आप गए हो तो एयरपोर्ट पे आपको पता होगा, उसके बाद पूरा वो चेक करते हैं, हाथ आप बिल्कुल ऐसे कर दीजिए, पूरा पूरा ऐसे फ्रिस्किंग करेंगे कि कुछ मेटल तो नहीं लगा अंदर, ठीक है, सो फ्रिस्किंग करते हैं। उसके बाद आता है ये इनका काम है कि एयरपोर्ट की जो, क्योंकि एयरपोर्ट तो पूरा इस तरह से इलाका होता है ना, पूरा यहाँ पे रनवे है और ये बाउंड्री वॉल्स पे टैक्सीवेज, इधर टैक्सीवेज वगैरह है, ठीक है, इधर एयरक्राफ्ट खड़े, तो इधर बीच बीच में इनकी सिक्योरिटी पोस्ट होती है, यहाँ पे एक पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट है, मतलब एक टावर टाइप का होता है 2-3 मंजिल का, जहां से मतलब ये इधर के लोग, जो बाहर के लोग क्या काम कर रहे हैं ना, कोई पत्थर तो नहीं फेंक रहा है एयरपोर्ट पे, कोई दीवार तो नहीं तोड़ रहा है, लाइक दैट दे विल चेक द सिक्योरिटी ऑफ द एयरपोर्ट वॉल एंड द विसिनिटी मीन्स द सराउंडिंग एरिया ऑफ एयरपोर्ट, ठीक है, विसिनिटी मीन्स सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया ऑफ द एयरपोर्ट, उसको बोलते हैं विसिनिटी ऑफ एयरपोर्ट, तो उसकी पूरी चेकिंग करते हैं। चेकिंग ऑफ व्हीकल्स मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, एयरक्राफ्ट के मतलब जो आपका मूवमेंट एरिया है जो एयरपोर्ट के अंदर वाला है, एयरपोर्ट के अंदर, इनफैक्ट एयरपोर्ट से थोड़ा सा पहले ये लोग बाहर खड़े होने स्टार्ट कर देते, जैसे एयरपोर्ट यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से सड़क आ रही है तो ये लोग यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कार को रुकवाएंगे, पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, कहाँ की टिकट है, अहमदाबाद की टिकट है, अच्छा अच्छा टिकट दिखा के आगे, फिर उसके बाद फिर से टिकट चेक होती है जब आप एंट्री करते हो, तो यहीं से मतलब कि ये लोग क्या देख लेते हैं, कोई गाड़ी अंदर जा रही है तो एयरपोर्ट के आसपास जा रही है तो उसको चेक करते हैं कि ये मतलब क्यों जा रही है, इसका पर्पस क्या है। साथ ही साथ एयरपोर्ट के अंदर वट एवर द व्हीकल्स आर मूविंग इनसाइड द एयरपोर्ट, दे विल चेक कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर है या नहीं है, इस गाड़ी की डिग्गी में क्या रखा है, सीट के नीचे तो कुछ नहीं लेके जा रहे हैं, जब भी कोई गाड़ी अंदर जाएगी बाहर आती है। इनफैक्ट हमारी ऑफिस की गाड़ी जब
टावर से हम जाते हैं एटीएस कॉम्प्लेक्स एयरपोर्ट के, मतलब कि जब कई जगह से निकलना पड़ता है तो हमारी चेकिंग होती है कि गाड़ी के अंदर दिखाओ आप क्या है, डिग्गी खोल के दिखाओ क्या है। तो इनका ये काम होता है सिक्योरिटी का, ठीक है। बस इतना ही काम है कि कोई भी डेंजरस आइटम, डेंजरस गुड आपके एयरक्राफ्ट तक नहीं पहुंचे, ताकि मतलब कि कोई हादसा हो जाए या कोई धमकी दे दे हमें किडनैप करने की, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है, एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट हुआ था और काफी एयरक्राफ्ट मतलब कि इस तरह से हो चुके हैं जो मतलब कि जिनको हाईजैक किया गया। तो हाईजैकिंग को रोकने के लिए बेसिकली ये पूरा सिस्टम है। तो ये हाईजैकिंग कंट्रोल भी बोल सकते हैं ना। हाईजैकिंग कंट्रोल भी एक इनका फंक्शन होता है। नाउ विल सी द रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज। रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज को हिंदी में बोलते हैं अग्निशमन एंड बचाव। तो आपको समझ में आ रहा है कि एयरपोर्ट पे ऐसे तो है नहीं कोई मतलब कि नॉर्मल कोई डेली की डेली वहां पे आग लग रही है। इनका काम बेसिकली है एयरपोर्ट पे लैंडिंग के टाइम पे या फिर टेक ऑफ के टाइम पे, बेसिकली लैंडिंग इज वेरी डेंजरस होती है, उसमें आप टच करता है तो उस टाइम पे या तो उसका टायर बस्ट हो सकता है, आग लग सकती है, या फिर रनवे से स्किड हो गया तो उसको एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट के विंग्स के अंदर क्या होता है, आपको फ्यूल भरा होता है, दैट्स वाई वहां पे मतलब फायर के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज हमेशा तैयार रहती है, ठीक है। ये लोग जब भी मतलब कि कुछ ऐसी स्थिति आती है, ये लोग मतलब कि इनका रेस्पॉन्स टाइम भी ऐसा रहता है 135 सेकंड्स। 135 सेकंड्स में एयरपोर्ट में मान लो ये फायर फाइटिंग का गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, क्रैश यहाँ पे हुआ है, तो ये तुरंत 135 सेकंड के अंदर तो वहां पे पानी फेंकना या फिर जो भी इनकी गैस है पूरा फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक दैट इनका काम है फायर फाइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना। अब फायर फाइटिंग सर्विसेज की कैटेगरी होती है किसी भी एयरपोर्ट पे, लाइक दैट कि आपका जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जैसे मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, आपका बेंगलोर, आपका चेन्नई, लाइक दैट इन सब के अंदर फायर फाइटिंग सर्विसेज की कैटेगरी मैक्सिमम 10 हो सकती है, मिनिमम उसकी कितनी हो सकती है 1 हो सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम फायर फाइटिंग सर्विसेज कैटेगरी किस पे डिपेंड करती है कि उस एयरपोर्ट पे सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कौन सा आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो एक एयरक्राफ्ट आ रहा है जिसमें मतलब एयरबस 380 जो बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसमें 500 तक पैसेंजर्स आ सकते हैं। तो यदि वो बड़ा एयरक्राफ्ट आ रहा है उसका मतलब मान के चलो 10 फायर फाइटिंग सर्विस होगी, मतलब वहां पे क्या होगा कि फायर की जो गाड़ियां होंगी ज्यादा होगी, उनकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, उनके अंदर पानी का जो वो है वॉल्यूम है वो ज्यादा रखेंगे, गैस का जो उनके पास पूरा कंटेनर है वो बड़ा होगा। तो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी गाड़ियां हैं, कितना उनके पास मटेरियल है आपको बुझाने के लिए, कितना स्पीड से बुझा सकते हैं बड़े एयरक्राफ्ट की। तो उस एयरपोर्ट पे जो बड़ा एयरक्राफ्ट आ रहा है उसके हिसाब, जैसे मान लो मुंबई में एयरबस 380 आता है तो यहाँ पे 10 रखना जरूरी है। 10 से कम होगा तो एयरबस 380 वाला जो आएगा वो देखेगा मुंबई की तो 7 नहीं है, मतलब कि मेरे को आग लग गई थी, लोग बुझा नहीं पाएंगे, वो मना कर देगा भाई मैं मुंबई एयरपोर्ट नहीं आऊंगा, मैं अपना दिल्ली से ही काम चलाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से मान के चलो इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा खर्चा लगता है ना, क्योंकि इतनी गाड़ियां रहेंगी, सबको स्टाफ को सैलरी दो, ये करो वो करो। तो छोटा एयरपोर्ट है, मान के चलो कोई एयरपोर्ट है, अपने छोटा मान लेते हैं, जैसे कि आपका है उदयपुर है, उदयपुर एयरपोर्ट है ना। उदयपुर एयरपोर्ट में मैक्सिमम एयरबस 320 लैंड होता है, ठीक है। एयरबस 320 मतलब कि 180 पैसेंजर वाला। तो इसके अंदर फायर फाइटिंग सर्विसेज आपकी जो होती है ना 7 to 8 के बीच में रहती है कि आप इसके अंदर आराम से बुझा सकते हैं, वो 2-3 गाड़ियां रहेंगी बुझा देंगी, ठीक है। तो वहां पे मान लो 10 फायर फाइटिंग सर्विसेज रखने, पता है कि किस उदयपुर में कोई एयरबस 380 आएगा ही नहीं है ना, क्योंकि जब आएगा तो लगा देंगे, अभी तो आता नहीं है कोई। तो वहां पे कम स्टाफ रखते हैं, कम गाड़ियां रखते हैं, ताकि मतलब कि एफिशिएंटली कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो ये होता है फायर फाइटिंग सर्विसेज का सिस्टम। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, उस एयरपोर्ट पे कौन आता है कौन जाता है, जो सबसे बड़ा है उससे डिसाइड होता है ये, ठीक है। बेसिकली नॉर्मली जो बड़े एयरपोर्ट होते हैं हमारे उनके ऊपर ये 10 होती है, ठीक है। अब ये लोग फायर वाले क्या करते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट तो ऐसे होता है 2 साल में एक बार हो गया, 3 साल में एक बार हो गया, तो इन लोगों को मतलब कि प्रैक्टिस भी जरूरी है ना, कि ये लोग भूल नहीं जाए कहीं मतलब कि रेस्पॉन्स करना, बुझाना। तो इनके क्या होते हैं मॉक ड्रिल्स होते रहते हैं बार बार बीच बीच में, ये लोग चेक करते हैं वेदर मतलब कि एफिशिएंटली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर सिक्योरिटी एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज एंड रेस्क्यू सिस्टम इन द एयरपोर्ट, व्हाई इट इज नीडेड, व्हाट आर देयर फंक्शंस, मैंने पूरा अच्छे से आपको बताया है। ये मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है। सो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है बेसिकली वो आपकी सबसे इसमें 2 कैटेगरी है आपकी, एक तो मतलब कि जो सिविल एयरक्राफ्ट बनाती है, एक बनाती है जो मतलब कि छोटे एयरक्राफ्ट बनाती है जनरल एविएशन। जनरल एविएशन मतलब कि स्मॉल एयरक्राफ्ट, जैसे अंबानी का खुद का प्लेन है तो वो ये कंपनी बनाएगी। जो मतलब सवारी वाले प्लेन होते हैं, जो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं जो प्लेन, सिविल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, वो उनके लिए ये कंपनीज है और उनके लिए ये है। तो एयरबस सबसे बड़ी कंपनी है पूरे वर्ल्ड की, इनका एयरक्राफ्ट है एयरबस 380, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ एयरबस 380 सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है पूरे वर्ल्ड का अब तक का, ठीक है। और वो मतलब हैवी कैटेगरी, सुपर हैवी कैटेगरी है इसकी, जो कैटेगरी क्या है सुपर हैवी।
अब मतलब कि जो बोइंग कंपनी है ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, एयरबस यूरोप की कंपनी है, बोइंग इज ए कंपनी फ्रॉम यूएसए, सेकंड रैंक है इसकी, ये भी बड़े एयरक्राफ्ट बनाती है। इनके एयरक्राफ्ट है बोइंग 748 जो कि एयरबस 380 है उससे थोड़ा सा छोटा है, ये भी बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, आपका मतलब कि आता है, अब आता है आपका बोम्बार्डियर। बोम्बार्डियर जो कंपनी है कनाडा की कंपनी, ये क्या होती है, ये मीडियम या फिर लाइट कैटेगरी की एयरक्राफ्ट बनाती है, जिनके अंदर पैसेंजर्स कितने जा सकते हैं, 70-80 या फिर उससे कम पैसेंजर जा सकते हैं। ठीक है, 70-80 पैसेंजर या फिर उससे कम पैसेंजर्स के लिए बोम्बार्डियर कंपनी है। ठीक है, इसकी थर्ड रैंक है पूरे वर्ल्ड वाइड एयरक्राफ्ट को मतलब बना के बेचने में। ठीक है, अब कुछ लोग सोचते हैं एयरक्राफ्ट से सवाल आ जाएगा कौन सी कंपनी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एयरबस, बोइंग, बोम्बार्डियर या फिर गोएयर। तो लोग सोचेंगे अरे गोएयर का नाम तो सुना हुआ है, गोएयर ही आंसर होगा। ठीक है, तो जो बिजनेस कर रही है वो कंपनी अलग है, जो ट्रांसपोर्ट दे रही है वो अलग है, लेकिन जो बना रही है वो कंपनियां आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द कंपनीज हु आर मैन्युफैक्चरिंग द एयरक्राफ्ट। अब आपकी एक आती है टुपोलेव। टुपोलेव इज फ्रॉम रसिया, एक कंपनी, ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी बनाती है। जैसे कि आपकी हो गया टुपोलेव ने बनाया आपका सिविल एयरक्राफ्ट सवारी वाला बनाती है, साथ साथ में मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी बनाती है। तो ये कंपनी ऐसी है जो दोनों एयरक्राफ्ट बनाती है, आपको पता होना चाहिए। दिस इज बेस्ड ऑन रसिया। उसके बाद आता है एम्ब्रर। एम्ब्रर एक ब्राजील की कंपनी है। ब्राजील की ये जो कंपनी है एम्ब्रर, ये क्या करती है, छोटे प्लेन बनाती है, लगभग लाइट कैटेगरी के प्लेन बनाती है, जिनके अंदर मतलब कि सवारियां जाती हैं बैठ के। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, इनको याद कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर मैन्युफैक्चरिंग। आपकी जो कंपनी है जो जनरल एविएशन के लिए बनाती है, छोटे एयरक्राफ्ट बनाती है जिनमें 4-5 आदमी बैठ सकते हैं, उस तरह के। तो देखो सेस्ना है एक एयरक्राफ्ट, सेस्ना से ही मतलब मैक्सिमम पायलट जो होते हैं ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। पायलट ट्रेनिंग किससे स्टार्ट होती है, सेस्ना से। ठीक है, उसके बाद आता है आपका साइरस डिजाइन, एक कंपनी है, ये भी छोटे एयरक्राफ्ट बनाती है। डायमंड एक कंपनी है, ये भी बनाती है। मूनी कंपनी, पाइपर कंपनी, आपकी फॉल्कन, ये सभी कैसी कंपनी है, जनरल एविएशन के छोटे एयरक्राफ्ट बनाती है। आपको यदि अपनी वाइफ को गिफ्ट देना है जन्मदिन पे, तो आप यहाँ से खरीद के दे सकते हैं आराम से, आपके पास पैसे होने चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इनमें से सवाल आ सकता है कि कौन सी कंपनी मतलब कि छोटे एयरक्राफ्ट बनाती है, कौन सी बड़े बनाती है, कौन सी सिविल की है, कौन सी जनरल एविएशन की है, लाइक दैट दे कैन आस्क। और आपको सुंदर प्यारा टिक करके आना है यदि नॉलेज आपके पास में है तो। द एयरक्राफ्ट कैटेगरी, एयरक्राफ्ट कैटेगरी में हम देखते हैं तो बेस इसको दो तरह से बांटते हैं, बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड अप्रोच स्पीड, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन वेग टर्बुलेंस कैटेगरी। तो बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड अप्रोच स्पीड, जो मतलब कि जब लैंड करने एयरक्राफ्ट आता है तो उसकी मिनिमम कितनी स्पीड वो कर सकता है कि वो गिरे नहीं नीचे, है ना, क्योंकि बिल्कुल बंद कर देगा इंजन तो गिर जाएगा, या थोड़ी धीरे रखेगा तो भी गिर जाएगा। तो एक हर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी के हिसाब से स्पीड होती है मिनिमम, उससे नीचे करते ही वो स्टॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल 6 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, कैटेगरी ए बी सी डी एंड ई। तो ए कैटेगरी के अंदर क्या रहता है, स्पीड लेस देन होती है 91 नॉट्स, ये 91 नॉट्स में है, नॉट्स होती है ना आपकी, जैसे आपकी मीटर पर सेकंड होती है उसी तरह से यूनिट होती है आपकी नॉट्स, ठीक है। बी के अंदर क्या होता है 91 से लेकर के 91 के बराबर हो सकता है लेकिन लेस देन होगा 120। सी में होगा आपका 120 के बराबर हो सकता है लेकिन लेस देन होगा 140। डी में होता है आपका 140 से कम हो सकता है लेकिन आपका 120 से ज्यादा रहेगा। ई के अंदर 165 से कम रहेगा, 140 से ज्यादा रहेगा डी के अंदर। ई के अंदर क्या रहेगा आपका, ई के अंदर रहेगा आपका 210 से कम रहेगा लेकिन आपका 165 से ज्यादा रहेगा। ये आपकी कैटेगरी डिसाइड कर देंगे। यदि आपको दे रखी जैसे स्पीड किसी एयरक्राफ्ट की दे रखी है, मान लो आपको 115 मतलब 115 नोट्स दे रखी, तो कौन सी कैटेगरी के अंदर वो एयरक्राफ्ट आएगा, दैट विल बी बिलोंग्स टू बी कैटेगरी, ठीक है। आपको एक ये अप्रोच स्पीड है, वैसे स्पीड हवा में जब बहुत ऊपर चला जाता है तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन जब लैंडिंग के लिए आता है तो उस टाइम मिनिमम स्पीड पे आते हैं। हेलीकॉप्टर्स को हमेशा एच कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है, एच कैटेगरी मतलब हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अब वेग टर्बुलेंस कैटेगरी, वेग टर्बुलेंस मैंने पढ़ाया नहीं था। वेग टर्बुलेंस होता है जैसे कोई ये आपका एयरक्राफ्ट है मान लो, ठीक है, ये आपका एयरक्राफ्ट है, इसके विंग्स यहाँ लगे हैं, इधर की तरफ भी लगे हैं। जब ये एयरपोर्ट से इसका क्या होता है टेक ऑफ होगा ये, तो उसके इसमें क्या होगा ना कि जब ये रनवे पे दौड़ेगा उस टाइम पे पीछे की तरफ हवा बहुत तेज फेंकता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इस तरह से ये कुछ अपना इस टाइप का कुछ पैटर्न निकालता है हवा का गोल गोल, ठीक है। तो इसके पीछे कोई छोटी चीज, मान लो एक पोलोथीन की थैली आ जाए, या फिर वो तो बहुत छोटी हो गई है, मान के चलो कोई एक वो आ जाए, थोड़ा एक चेयर वगैरह भी हम रख देंगे तो ऐसे बहुत भयंकर दूर फेंक देगा, पता भी नहीं चलेगा।
तो इसी हिसाब से मतलब जो बड़ा एयरक्राफ्ट होता है उसके पीछे मतलब छोटा कोई एयरक्राफ्ट हम दूसरा डिपार्चर लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दैट्स व्हाई इनकी कैटेगरी बनाई गई है कि किसके पीछे कितनी देर बाद कब छोड़ना है। तो आपको वो सब तो एटीसी सीखता है, आपको ये ध्यान देना है कि एयरक्राफ्ट की कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। लाइट होती है, मीडियम होती है, हैवी और सुपर हैवी। लाइट कैटेगरी मींस आपका एमसीटोम क्या होता है, आपका मैक्सिमम टेक ऑफ मास, मतलब कितना मास टोटल खुद का भी प्लस पैसेंजर का वो ऊपर हवा में उठा के ले जा सकता है। तो लाइट एयरक्राफ्ट होता है वो 7000 केजी से कम का मास ले जाता है टोटल, इसी वजह से उसको लाइट में रखा गया है। जो आपका 7000 से ज्यादा और इक्वल हो लेकिन लेस देन हो 1,36,000 केजी, वो आपका होता है कैटेगरी, इसका कैटेगरी होती है सी। इस कैटेगरी एल का एग्जांपल आपका हो सकता है जैसे आपका सेसना का एयरक्राफ्ट है, सेसना हो गया, फाल्कन, ये सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे, आपके जनरल एविएशन के जो मैक्सिमम एयरक्राफ्ट होते हैं आपके लाइट कैटेगरी में। नाउ मीडियम कैटेगरी में जैसे अपन नॉर्मली जाते हैं, इंडिगो की फ्लाइट में जाते हैं, एयरबस, वो होती है एयरबस 320, या फिर अपन बैठते हैं स्पाइस जेट के बोइंग 738 में, बॉम्बार्डियर है, ये सब कौन सी कैटेगरी के अंदर है, ये है मीडियम कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट मतलब कि हैवी कैटेगरी में, जैसे उनका एग्जांपल है आपका बोइंग 777, बी मतलब बोइंग 777 हो गया, एयरबस 333 हो गया आपका। ठीक है, ये सब एयरक्राफ्ट किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं आपके मीडियम हैवी कैटेगरी में आते हैं। इनका जो एम टॉम होता है ये होता है ग्रेटर देन 1,36,000। ठीक है, अब आता है आपका सुपर हैवी एयरक्राफ्ट। सुपर हैवी एयरक्राफ्ट मतलब कि हैवी ही होता है बेसिकली, लेकिन उसको बाद में सुपर हैवी कैटेगरी में डाला गया। उसका एग्जांपल एकमात्र है एयरबस अपनी कंपनी जो बनाती है एयरबस 380, दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, सबसे बड़ा है। और वो कौन सा एयरक्राफ्ट है, एयरबस कंपनी बनाती है, दैट कम्स इन द जे, जंबो कैटेगरी, सुपर हैवी कैटेगरी, LMHJ। आपको समझ में आ गया इनका नोटेशन। पाथ और जो मतलब कि पैसेंजर जब आता है एयरपोर्ट पे तो एयरक्राफ्ट तक जाने तक कौन कौन सी मतलब कि जो बीच में चीजें आती है जहां से वो होकर गुजरता है। ठीक है, तो कौन कौन से मतलब उसको फेजेस होते हैं जहां से निकलना पड़ता है, फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहां से वो निकलना पड़ता है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में है ये भी। ठीक है, तो ये मतलब बहुत सारी चीजें जानकारी है, जैसे मैंने जो पढ़ाया सारा उसको ध्यान में रखो। जो स्पीड वाले थे वो थोड़ी चीजें याद कर लो, पेपर में पूछी जाएंगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पैसेंजर, मान लो गाड़ी सी सिटी है आपकी। ठीक है, ये सिटी है, ये पूरा क्या है आपका एयरपोर्ट है। ठीक है, यहां से मैंने आपको दिखाया पूरा ये एयरपोर्ट हो गया। अब क्या होगा, इधर की साइड एयरपोर्ट है, यहाँ पे सिटी है। तो आपका जो बंदा रहेगा जिसको जाना है पैसेंजर, वो अपनी कार से या फिर टैक्सी से जैसे भी करके आएगा, आ गया, गाड़ी होगी तो पार्क कर देगा यहाँ पे, नहीं तो क्या होगा एक दूसरा रास्ता होगा। टर्मिनल बिल्डिंग के जो गेट होगा ना, ये गेट है, मेन गेट है ना, इसको बोलते हैं टर्मिनल बिल्डिंग का एंट्रेंस बोलते हैं। ठीक है, इस गेट के पास आएगा, यहाँ पे उतर जाएगा। उसके बाद उतरने के बाद वो अपनी टिकट निकालेगा, टिकट एंड आईडी कार्ड। देन द CISF पर्सनल विल चेक द टिकट एज वेल एज द आईडी कार्ड, और नॉर्मल चेकिंग करेगा कि हाँ ये बंदा रिलायबल है। उसके बाद क्या करेगा, वो अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद जैसे ही अंदर जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, वहां पे एयरलाइंस के काउंटर दिखेंगे, जैसे कि इंडिगो का होगा, गो एयर, स्पाइस जेट आपका, और जितने भी मतलब विस्तारा का दिख जाएगा, एयर इंडिया का दिख जाएगा, आपका एमिरेट्स का दिख जाएगा, आपका श्रीलंकन एयरलाइंस, इन सब के आपको वहां पे काउंटर दिख जाएंगे। ठीक है, काउंटर दिखेगा। उसके बाद में वहां पे क्या होगा, वहां पे वो बंदा बोर्डिंग करेगा, अपनी बोर्डिंग मतलब टिकट दिखा के बोलेगा कि मेरे को सीट दे दो, तो वो लोग सीट एक अलॉट करेंगे कि भाई आपकी सीट नंबर ये है। साथ ही साथ में आपको बोलेंगे कि ठीक है भाई, आपका मतलब जो जिस गेट से आपका डिपार्चर होगा, जिस गेट से मतलब पार्किंग गेट होते हैं ना जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े हैं, तो कौन से गेट पे आपको जाना है जहां से आपको बैठने को मिलेगा, तो वो नंबर बताएंगे। साथ ही साथ में बताएंगे आपका जैसे चेक इन बैग बोलते हैं, जो बैग हम मतलब कि हमें बड़ा बैग होता है जो जमा कराना रहता है, जो मतलब हम अपने साथ नहीं रख सकते क्योंकि जगह कम होती है ऊपर, तो नीचे रखा जाता है प्लेन पे, तो वो चेकिंग बैग भी यही देना पड़ता है। ट्रॉली बैग हम अपने साथ आगे लेके चले गए तो मतलब कि दिक्कत आ जाएगी, बड़ा बैग है तो वो रखेंगे नहीं, है ना, तो आपको यहीं पे सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे छोटा बैग, पर्स वगैरह, हैंड बैग वगैरह आप आगे लेके जाओगे, बड़ा बैग यहाँ पे आप जमा करा दोगे इस पर। ठीक है, ट्रॉली सबमिट हो जाएगी यहाँ पे। अब उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से बोर्डिंग पास लेके आप बढ़ोगे अपने गेट की तरफ। कई गेट होंगे, इधर की साइड भी गेट है, इधर भी गेट है, आप बढ़ोगे आगे की तरफ। उसके बाद में आपको उससे पहले क्या मिल जाएगा, CISF की फ्रिस्किंग मिल जाएगी, मतलब फिर से एक सिक्योरिटी चेक होगा जिसके अंदर आपका चेक किया जाएगा कि आपके पास मतलब कि कोई डेंजरस गुड तो नहीं है, आपके जेब में कोई सोना चांदी जो मतलब कि आप स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हैं। पूरी चेकिंग के बाद में CISF वाले आपको ठप्पा लगा देंगे आपकी टिकट के ऊपर। उसके बाद मतलब आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी होल्ड एरिया, जहां पे आपके यहाँ पे भी हो सकता है इधर की तरफ भी ऐसे गेट बने हो, 1 1 1, हर एयरपोर्ट का अलग सिस्टम रहता है।
इधर बने हुए। कुछ एयरपोर्ट होता है जैसे कि टर्मिनल दूसरा है, तो यहाँ पे मतलब कि आपको बस में बिठा के वो लोग यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ होता है जिनके अंदर मतलब जो ये मान लो यहाँ पे तो एक गेट है, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, इधर एक गेट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से एयरक्राफ्ट को कनेक्ट करने के लिए ये गेट तक क्या लगा देंगे, एक एरोब्रिज लगा देंगे, ठीक है। एरोब्रिज एक रास्ता होता है जो मतलब कि डायरेक्टली आपका सिक्योरिटी होल्ड एरिया है जहाँ पे गेट है, वहां से एयरक्राफ्ट के सीधा मतलब गेट तक कनेक्ट करता है। आप इसमें पैदल चल के जाएंगे और एयरक्राफ्ट में सीधा घुस जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका, इसको बोलते हैं क्या, एरोब्रिज। एरोब्रिज पूछ सकते हैं एरोब्रिज क्या होता है। तो एरोब्रिज होता है आपकी टर्मिनल बिल्डिंग और आपका जो मतलब ये रहता है एयरक्राफ्ट या फिर सिक्योरिटी होल्ड एरिया, पार्किंग गेट जहाँ पे है वहां से और आपको एयरक्राफ्ट तक जोड़ता है। उसके बाद आता है आपका बोर्डिंग गेट, उसी को बोलते हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क है। बस क्या होती है आपको, मतलब यदि आपका यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है तो आप सीधा कूद के तो जा नहीं सकते, फिर आपको क्या करेंगे, बस से बिठा के ले जाएंगे इधर से। उसके बाद बस घूमते घूमते एयरक्राफ्ट के पास जाएगी, फिर आपको यहाँ पे सीढ़ियां लगी होती है प्लेन के पास, उसमें से आपको चढ़ के अंदर घुस जाओगे, आपकी टिकट चेक होगी, आप चले जाओगे। एयरक्राफ्ट फिर क्या करेगा, पुश बैक करेगा, फिर टैक्सी करेगा, फिर टेक ऑफ कर जाएगा रनवे से और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद क्या करेंगे, आप उतरने के बाद में आप अपना, जैसे आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे, उतरने के बाद आपने क्या किया, अब क्योंकि आपने बैग सबमिट किया था सबसे पहले आपको उसी अपने आप ही वो उस रास्ते से निकालेंगे जहां से मतलब आपको क्या लेना है, आपका बैगेज लेना है, ठीक है। रिटर्निंग का बता रहा हूं मैं ये। जब लैंड हो गए, एयरक्राफ्ट से उतर गए, उतरने के बाद में बैगेज आप कलेक्ट करेंगे, आपका बैग आ जाएगा, वहां पे बेल्ट घूमती रहती है, उनके ऊपर आपका बैग रख देंगे, आप पहचान लेना मेरा बैग ये है। आप निकल गए बाहर, निकलने के बाद आप टैक्सी करोगे, अपने घर चले जाओगे और पापा से मिलने गए, मम्मी से मिलने गए, गर्लफ्रेंड से मिलने गए, जो भी है आप उससे मिल सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही लेते हैं, ठीक है। और ये मतलब कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस चीजें आपको पता होनी चाहिए। 12 नंबर एकदम हलवा है, आपको लेके आने हैं, ठीक है। ए वाले सभी जो बच्चे हैं वो मतलब मेहनत करें। एटीसी वाले भी जो है मतलब कि फिजिक्स तो आपने पढ़ी ली है, मैथ्स भी पढ़ लिया, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे लोगे तो आपका इधर भी आप बाजी मार सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।